हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 प्रश्नों के बारे में। हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 प्रश्नों के बारे में, जिनके उत्तर मैं आपको समझा कर ही बताऊंगा, ठीक है। और दूसरी बात ये समझ लीजिए कि जितने भी मैं प्रश्न आपको बताने वाला हूँ, प्रश्नों के उत्तर बताने वाला हूँ, ये सारे के सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं और पूरी तरह ये समझ लीजिए कि आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं, ठीक है। आ भी सकते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। आर्थिक एवं सामाजिक से रिलेटेड है, ठीक है। आर्थिक एवं सामाजिक विकास से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 5 क्वेश्चन मैं बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से आपको, सिर्फ 5 क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन के आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में बताऊंगा, समझाऊंगा, ठीक है, जिससे आपको हमेशा के लिए याद रहेगा, ठीक है। तो अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए, और वीडियो अच्छी लग गए तो फिर लाइक कर देना, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो अब देर न करते हुए, आपका समय वेस्ट न कराते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो भाई पहला ही क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। भाई पहला क्वेश्चन क्या है कि हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है। मतलब कि हिंदू वृद्धि दर, ठीक है, एक लगभग ये समझिए लगभग सन 1981 के आसपास, ठीक है, तब के समय में हिंदू वृद्धि दर, ठीक है, इसको स्टार्ट किया था। तो ये शब्द समझो, ठीक है, या फिर ये लाइन कह दो कि हिंदू वृद्धि दर जो है किस वृद्धि दर से संबंधित है। तो मतलब किससे रिलेटेड है ये, ठीक है, हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से यहाँ पर रिलेटेड है, ठीक है, संबंधित है। तो वो चीज़ हमें बताना है कि भाई हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है। तो यहाँ पर ए में दिया गया है प्रति व्यक्ति आय, बी में दिया गया है राष्ट्रीय आय, सी में दिया गया है जनसंख्या, और डी में दिया गया है साक्षरता, ठीक है। ये 4 विकल्प दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है। क्या प्रति व्यक्ति आय से संबंधित है, या फिर राष्ट्रीय आय से संबंधित है, या फिर जनसंख्या से संबंधित है, या फिर साक्षरता से संबंधित है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो आप बताइए इसमें से कौन सा विकल्प सही है। चलिए, अच्छा, आप लोग टेंशन ना लें, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, कि इसमें से कौन सा विकल्प सही है, ठीक है। तो हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है। तो भाई यहाँ पर बी विकल्प सही होगा, राष्ट्रीय आय। भी कैसे भाई, हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय वृद्धि दर से संबंधित है। किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय वृद्धि दर से, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रो राजकृष्ण ने वर्ष 1981 में, सन जो था वो 1981 था, ठीक है। तो 1981 में, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बना सकते हैं ये लोग, ठीक है, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ आगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपसे क्या कह रहे थे कि हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है, यही बताया था ना। तो मैंने क्या कहा था, राष्ट्रीय आय से संबंधित है। तो अब उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। भाई प्रो राजकृष्ण ने वर्ष 1981 में
अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन में बोलते हुए इन्होंने हिंदू वृद्धि दर का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, तो तैयार कर लेना, ये जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर तैयार कर लेना है आपको। ठीक है, तो राजकृष्ण ने सन 1981 में अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन में बोलते हुए हिंदू वृद्धि दर का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यहीं पर क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है भाई, क्या कि भाई हिंदू वृद्धि दर का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो भैया राजकृष्ण ने किया था। कब किया था हिंदू वृद्धि दर का सर्वप्रथम प्रयोग? तो भैया वर्ष 1981 में। ठीक है, और कहाँ पर बोला ये वर्ड? तो अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन में बोला। ठीक है, तो यहीं पर इतना इम्पोर्टेंट आपको मिल गया। तो क्या इससे क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं? 100% इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कहा आपसे कि यहीं पे एक क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया। देखो, ठीक है, तो हिंदू वृद्धि दर का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ये भी क्वेश्चन तो पूछा जा सकता है यूपीएससी में। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो उनके अनुसार हिंदू परंपरा जो विकास के अनुकूल नहीं है, मतलब विकास के अनुकूल नहीं है, उसके कारण ही भारतीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर 3.5%, 3.5% के आसपास बनी हुई है। ठीक है, तो स्पष्ट है यहाँ पर, क्या स्पष्ट दिख रहा है आपको? खुद समझ में आ रहा है कि भैया इनके कारण जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर की गई। तो कितने परसेंट की गई थी? 3.5% के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पर जो हिंदू वृद्धि दर का, ठीक है, किस वृद्धि दर से संबंधित है, यही तो पूछा गया था। तो भैया राष्ट्रीय आय से संबंधित है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर इतने पॉइंट के आसपास की गई। ठीक है, तो हिंदू वृद्धि दर जो है वो किस वृद्धि दर से संबंधित है? राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर से संबंधित है। समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बताने लगे दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर। तो भाई दूसरा क्वेश्चन क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, किसके? भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएएस के पेपर में आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, आईएएस के पेपर में आ चुका है ये क्वेश्चन। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो चलिए भैया विचार कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये आने वाला है पेपर में इस बार यूपीएससी के। ये क्वेश्चन आ चुका है आईएएस के पेपर में। ठीक है, और ये इस बार फिर आने के चांसेस हैं, ये भी जान लीजिए आप। 2021 में जो भी यूपीएससी का पेपर होने वाला है प्री का, जून में, फिर देख लीजिएगा आप लोग, आएगा ये क्वेश्चन रखा रहेगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, वो मैं आपको अब बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। भाई प्रश्न में कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 2 पॉइंट दिए गए, इनमें से कौन सा सही है? दोनों सही है या एक सही है? ये एक भी सही नहीं है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं कि पहला पॉइंट क्या है कि सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में विगत 1 दशक में 4 गुना वृद्धि हुई है। मतलब पहले पॉइंट में बताया गया है कि सकल घरेलू उत्पाद में विगत 1 दशक में 4 गुना वृद्धि हुई है, ये कह रहे हैं। ठीक है, दूसरे पॉइंट में कह रहे हैं कि सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिशत अंश में
विगत एक दशक में कमी आई है। भाई उसमें कह रहे हैं पहले पॉइंट में 4 गुना की वृद्धि हुई है, और दूसरे में कह रहे हैं कि सकल घरेलू उत्पाद सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिशत अंश में एक दशक में कमी आई है। तो भाई हमें बताना है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, पहला सही है कि दूसरा कथन सही है। ठीक है, तो भाई पहला कथन सही है या दूसरा कथन सही है, या फिर पहला भी नहीं सही है दूसरा भी नहीं सही, ठीक है, या फिर पहला भी सही है दूसरा भी सही है। ठीक है, तो इन चारों विकल्प में से एक विकल्प सही चुनना है आपको। ठीक है, तो इसका उत्तर मैं आपको बताए दे रहा हूँ पहले कि आपका केवल 2 वाला विकल्प सही है, मतलब सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिशत अंश में विगत एक दशक में कमी आई है। ठीक है, तो केवल 2 मतलब बी विकल्प सही है। ठीक है, कौन सा विकल्प सही है? बी। अब हम आपको बताने वाले हैं इसका उत्तर डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पर ये बताया गया कि विगत दशक में, ठीक है, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में सार्वजनिक क्षेत्र का हिस्सा कम हुआ है, जबकि निजी क्षेत्र का हिस्सा बढ़ा है। ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर कथन 2 सही है। ठीक है, और कथन 2 में क्या कहा गया था कि सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिशत में, ठीक है, विगत एक दशक में कमी आई है। ठीक है, तो जीडीपी में सार्वजनिक क्षेत्र के हिस्सा में कमी आई थी, जबकि निजी क्षेत्र का हिस्सा में बढ़ोतरी हुई थी। ठीक है, तो सार्वजनिक क्षेत्र है इसमें दूसरे विकल्प में, तो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए बताया गया कि एक दशक में कमी आई थी, तो इसलिए दूसरा विकल्प सही होगा, केवल 2। ठीक है, अर्थात दूसरा कथन सही होगा। ठीक है, अब हम आपको बताने वाले हैं तीसरे क्वेश्चन, और तीसरा क्वेश्चन इतना ही इंपॉर्टेंट है, ये समझिए कि ये रखा है पेपर। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन के बारे में या ना ध्यान दीजिए। ठीक है, मेरा उद्देश्य है कि आप तक इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहुंचाना। ठीक है, और क्वेश्चन के आंसर, सही आंसर आपको बताना। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो ये साइड में पहले पद के नेम लिखे हुए हैं, इधर सर्वोपयुक्त वर्णन है। ये प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। पहला पद जो है वो सर्वोपयुक्त वर्णन, मेल्ट डाउन जो है स्टॉक कीमतों की गिरावट से, मंदी रिसेशन समृद्धि दर की गिरावट से, स्लो डाउन सकल घरेलू उत्पाद की गिरावट से। तो उपयुक्त में कौन से युग्म सही सुमेलित हैं ये पूछा गया है। तो इसमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा युग्म, ठीक है, कौन सा जोड़ा सही सुमेलित किए गए हैं वो हमें बताना है, और नीचे टिक लगाना है सही का। तो इसमें से पहला सही है कि दूसरा तीसरा सही है कि तीसरा पहला सही है, या फिर पहला दूसरा तीसरा सब सही है, या फिर एको नहीं ना सही। तो या एहमा से यह कहा हुआ है कि भैया इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित किया गया है सही तरीके से। ठीक है, तो आपको तैयार रहना है। ठीक है, और बिल्कुल ध्यान से सुनना है हमारी बात। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो भाई आपको हम बता दें कि इसमें मेल्ट डाउन जो है वो स्टॉक कीमतों की गिरावट, ठीक है, स्टॉक कीमतों की गिरावट ये बिल्कुल और बिल्कुल सही है। क्या है? सही है, समझ गए ना। और मंदी रिसेशन और स्लो डाउन के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा।
तो यहाँ पर विकल्प जो है ए सही है। केवल और केवल पहला जो है सही सुमेलित है और दूसरा और तीसरा सही सुमेलित नहीं है। समझ गए ना? तो पहला सुमेलित सही है, मतलब मेल्ट डाउन जो है स्टॉक कीमतों की गिरावट से सही सुमेलित है, मतलब उसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो केवल एक सही है, मतलब पहला सही है केवल और केवल एक, ए सही है, ए विकल्प सही है। अब आपको मैं डिस्क्रिप्शन में इसका उत्तर बता रहा। तो अब आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि भाई जो मेल्ट डाउन था वो क्या कहा था कि स्टॉक कीमतों की गिरावट से संबंधित है, मतलब उसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो मेल्ट डाउन जो है किससे संबंधित है? स्टॉक कीमतों की गिरावट से। तो मेल्ट डाउन प्रतिभूतियों एवं बंध पत्रों की गिरावट की स्थिति है। क्या है? मतलब गिरावट की स्थिति है। किसकी? स्टॉक कीमतों की गिरावट की स्थिति है। अब मंदी के बारे में आ जाते हैं, रिसेशन के बारे में। तो रिसेशन के बारे में वहाँ पे क्या लिखा था कि समृद्धि दर की गिरावट, रिसेशन समृद्धि दर की गिरावट, जबकि वो नहीं है, वो सही नहीं है। सही क्या है फिर? तो मंदी रिसेशन जो है व्यवसायिक एवं औद्योगिक चक्रों के संकुचन की स्थिति है। तो समृद्धि दर की गिरावट के स्थान पे क्या होना चाहिए था? मंदी रिसेशन के सामने व्यवसायिक एवं औद्योगिक चक्रों के संकुचन होना चाहिए था, इतना होना चाहिए था, तब रिसेशन मंदी भी सही हो सकता था। तो आपको इतना तैयार रहना है, ठीक है, कि मान लो जैसे ये क्वेश्चन आ जाए और मेल्ट डाउन के सामने स्टॉक कीमतों की गिरावट अगर ना लिखकर बदल दें आपको प्रतिभूतियों एवं बंध पत्रों की गिरावट की स्थिति, या फिर मेल्ट डाउन का गलत कर दें और रिसेशन का सही लिख दें, तो ये सारे पॉइंट्स आपको तैयार रखने हैं कि चाहे जैसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए घुमा फिरा के आप उसका उत्तर सही निकाल लें। ठीक है, तो मंदी रिसेशन का व्यवसायिक एवं औद्योगिक चक्रों के संकुचन की स्थिति है। और स्लो डाउन जो है वो क्या लिखा था प्रश्न में? सकल घरेलू उत्पाद की गिरावट। तो स्लो डाउन जो है सकल घरेलू उत्पाद की गिरावट की स्थिति नहीं है स्लो डाउन। ठीक है, स्लो डाउन का मतलब आर्थिक क्रियाओं की ह्रासमान स्थिति बताता है। स्लो डाउन मतलब आर्थिक क्रियाओं की ह्रासमान स्थिति को बताता है स्लो डाउन। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट तैयार रखिए कि स्लो डाउन किससे संबंधित है या फिर किस चीज़ की स्थिति है। तो स्लो डाउन आर्थिक क्रियाओं की ह्रासमान की स्थिति बताता है। और मंदी रिसेशन जो है वो व्यवसायिक एवं औद्योगिक चक्रों के संकुचन की स्थिति बताता है। और मेल्ट डाउन जो है वो प्रतिभूतियों एवं बंध पत्रों की गिरावट की स्थिति बताता है, मोर्टेजेस की गिरावट की स्थिति बताता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया और तीसरे क्वेश्चन तक। अब आप आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप तैयार करिए इनको। ठीक है, अगर तैयार ना किया हो अभी तक तो। अब हम आपको बताने वाले हैं चौथा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट। भाई आर्थिक विकास सामान्यतया युग्मित होता है। सोचो कितना छोटा क्वेश्चन है ये, है ना, लेकिन इसको जो है जो इसका जो डिस्क्रिप्शन है इसको समझने में थोड़ा सा ज़्यादा लेंथी या फिर पढ़ना पड़ता है। ठीक है, इसका क्वेश्चन निकालने के लिए, ठीक है, सॉरी इसका आंसर निकालने के लिए। ठीक है, तो आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है। तो भाई इसमें से पहला विकल्प क्या कह रहा? अवस्थिति के साथ युग्मित है, स्फीति के साथ युग्मित है, स्टैगफ्लेशन के साथ युग्मित है, अतिस्फीति के साथ युग्मित है। तो भैया इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है? तो आर्थिक विकास किस चीज से युग्मित है? भैया ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित है, तो किस चीज से युग्मित है ये आपको बताना है। तो भैया ये IAS के प्री में 2011 में ये क्वेश्चन आ चुका है और ये क्वेश्चन फिर आने वाला 2021 में, ये भी जान लीजिए आप लोग। अगर तैयार नहीं किए हुए हैं तो आप लोग तैयार कर लीजिए। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई आर्थिक विकास जो है सामान्यतया स्फीति के साथ युग्मित है। किससे? स्फीति के साथ युग्मित है, अर्थात दूसरे विकल्प सही है। यहाँ पर आपका दूसरा विकल्प सही है
स्फीति के साथ युग्मित है। आर्थिक विकास याद रखिएगा, आर्थिक विकास किस चीज से सामान्यतः युग्मित है? तो स्फीति के साथ युग्मित है। अब आगे आपको हम इसका डिस्क्रिप्टिव बताते हैं। डिस्क्रिप्टिव क्या है इसका, अब मैं आपको बताने वाला हूँ डिस्क्रिप्शन में कि आर्थिक विकास किस चीज से युग्मित होता है। तो मैंने आपको बता ही दिया उत्तर कि भैया स्फीति के साथ युग्मित है। तो अब इसका डिस्क्रिप्शन में भी जान लीजिए, मतलब डिस्क्रिप्शन में मैं आपको बता दे रहा हूँ, विस्तार में बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो भाई आर्थिक विकास के साथ साथ ध्यान से सुनिएगा, आर्थिक विकास जो है उसके साथ साथ सामान्यतः वस्तुओं की मांग बढ़ती है, ठीक है। आर्थिक विकास जैसे ही होता है उसके साथ साथ, मतलब विकास के साथ साथ, आर्थिक विकास के साथ साथ ये कह लीजिए सामान्यतः वस्तुओं की मांग बढ़ती है और आय में भी वृद्धि होती है। समझ गए ना भाई। सपोज दैट किसी चीज़ का डेवलप हो रहा है, ये तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ठीक है। आर्थिक विकास हो रहा है तो आर्थिक विकास साथ साथ सामान्यतः, ठीक है, तो वस्तुओं की मांग बढ़ती है। किसी भी चीज़ को आप बना रहे हो, सपोज दैट मान लीजिए आप पापड़ बना रहे हो आलू के, और आपके पापड़ लोगों को खाने में पसंद आ रहे हैं और आप बेच रहे हो दुकान में, एक बार चला गया तो पूरा का पूरा माल एक ही दिन में बिक जाता है। तो आपको आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हो कि नहीं? आप पापड़ में 1 रुपया लगाते हो, 10 रुपया कमाते हो, 9 रुपया फायदे में। तो इससे क्या हो रहा, आपका विकास बढ़ रहा है, आप विकसित हो रहे हैं। और जब आपका मार्केट में सामान कम होगा तो आपके सामान की मांग बढ़ेगी, तो इससे और आय में भी वृद्धि होगी। समझ गए बात हमारी? तो आर्थिक विकास के साथ साथ सामान्यतः वस्तुओं की मांग बढ़ती है और आय में भी आपकी वृद्धि होती है। तो इसी के कारण, ठीक है, ये समझिए कि आर्थिक विकास सामान्यतः स्फीति का मतलब इन्फ्लेशन के साथ युग्मित होता जाता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अब मैं आपको बताने वाले सिर्फ पांचवा क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर भी जबरदस्त है, ये भी जान लीजिए आप। और ये क्वेश्चन आपके IAS के पेपर में रखा है, ये समझ लीजिए। अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं तैयार किए तो समझो कुछ नहीं तैयार किया, ठीक है। तो भारत में आर्थिक उदारीकरण, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन शुरू हुआ। इतना पूछा जा रहा है आपसे कि भारत में आर्थिक उदारीकरण, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन शुरू हुआ, तो आपको इन चारों विकल्प में से सही बताना है। अगर आपको आता हो तो आंसर में बता दो ऐसे ही। तो चलिए मैं पढ़ता हूँ। एक पॉइंट बताया गया है कि औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ शुरू हुआ। दूसरा कह रहा कि भारतीय रुपए की परिवर्तनशीलता के साथ शुरू हुआ। तीसरे भाई साहब कह रहे हैं कि भैया प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश में कार्य विधिक औपचारिकताएं दूर करने के साथ शुरू हुआ। और चौथे भैया वो कह रहे हैं कि भैया कर दरों में महत्वपूर्ण कटौती के साथ शुरू हुआ। अब हम कहते हैं कि इसमें से कौन सा विकल्प सही है भैया, कौन से भाई साहब सही हैं? इन चारों लोगों में से कौन से लोग सही हैं भैया? तो कौन सा विकल्प सही है आप लोग बताओ, अगर आपको आता है तो। नहीं तो मैं तो बताऊंगा ही, ठीक है। तो आप टेंशन मत लो, आप इस क्वेश्चन का आंसर आज ही तैयार कर लो, भूलने का नहीं है। अगर आप भूल जाओगे तब भी ठीक नहीं है, तो मैं इतने अच्छे से आपको समझाऊंगा कि आप भूलोगे ही नहीं, ठीक है। लेकिन आपसे ये बता दूं कि ये क्वेश्चन जितने भी मैं बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, सारे के सारे क्वेश्चन इतने इम्पोर्टेंट हैं कि आप तैयार कर लोगे तो यही क्वेश्चन या फिर जो डिस्क्रिप्शन में इसके बारे में मैं बताता हूँ उसमें से भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसका आंसर पहले मैं आपको बता देता हूँ कि भारत में जो आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ वो किस चीज़ के साथ शुरू हुआ, ये भी मैं बता देता हूँ कि भैया यहाँ पर मैं बता देता हूँ
कि औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ शुरू हुआ था आर्थिक उदारीकरण। भारत में आर्थिक उदारीकरण औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ शुरू हुआ था। ठीक है, तो कौन सा विकल्प सही है? ए विकल्प सही है, याद रखना हमेशा। तो भाई इसका डिस्क्रिप्टिव भी जान लीजिए, मतलब डिस्क्रिप्शन में मैं बता देता हूं आपको। ठीक है, आंसर जो है डिस्क्रिप्टिव देने जा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जून का महीना चल रहा था और सन 1991 में सर नरसिम्हा राव जी थे। ठीक है, तो सर नरसिम्हा राव के सरकार के सत्ता ग्रहण के पश्चात, ठीक है, जब नरसिम्हा राव जी ने सत्ता ग्रहण किया, जब इनका सरकार चल रहा था, ठीक है, तो इसके पश्चात अपनाई गई नई आर्थिक नीति, जो नई आर्थिक नीति अपनाई गई थी, ठीक है, उसके तहत, मतलब जो नई आर्थिक नीति इन्होंने शुरू की थी, ठीक है, उसके तहत उदारीकरण का प्रारंभ, याद रखिएगा, ये सन 24 जुलाई सन 1991 को हुआ। ठीक है, नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण का प्रारंभ 24 जुलाई 1991 को हुआ। 24 जुलाई 1991 को नई औद्योगिक नीति घोषित हुई। क्या? 24 जुलाई 1991 को नई औद्योगिक नीति घोषित हुई और इस नीति में 18 प्रमुख उद्योगों को छोड़कर अन्य सभी उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया। मिल गया ना भाई? उत्तर मिला कि नहीं मिला? 18 प्रमुख उद्योगों को छोड़कर केवल और केवल 18 प्रमुख उद्योग ऐसे थे जिनको छोड़ दिया गया और सभी उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया। ठीक है, तो जो उदारीकरण, आर्थिक उदारीकरण था भारत में, वो औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ शुरू हुआ था। ठीक है, समझ गए ना? तो पहला विकल्प सही है और बाकी से गलत है। ठीक है, और भी इससे क्वेश्चन बन सकते हैं कि भैया नरसिम्हा राव सरकार के सत्ता ग्रहण के पश्चात जो अपनाई गई आर्थिक नीति थी, ठीक है, या आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण का प्रारंभ किस सन में हुआ, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, तो 24 जुलाई 1991 को। ठीक है, अब 24 जुलाई 1991 को नई औद्योगिक नीति घोषित हुई, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। और इस नीति में 18 प्रमुख उद्योगों को छोड़कर अन्य सभी उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया। ठीक है, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जितना भी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया। अब चलते हैं दोस्तों, हम अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपको। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन मैंने बताया, क्वेश्चन के साथ साथ आंसर को भी आपको तैयार रखना है। ठीक है, क्योंकि इन सभी प्रश्नों को तैयार रखना है और 5 के 5 क्वेश्चन सही होने वाले हैं आपके यूपीएससी पेपर में। अगर इस बार नहीं आए तो आगे आएंगे, लेकिन ये जान लीजिए कि इसमें से एक नया क्वेश्चन आपको मिलेगा पेपर में। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।